नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि कनाडा की पॉलिटिक्स में एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। पिछले 10 सालों से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और अचानक से ये कदम उठाना कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्या इस रेजिग्नेशन से कनाडा के फ्यूचर पर कोई असर पड़ेगा? इस बदलाव का इम्पैक्ट कनेडियन सिटीजन्स और इमिग्रेंट्स दोनों पर कैसे पड़ेगा? आइए जानते हैं। जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा देने का फैसला एकदम से नहीं आया। अगर आप कनाडा की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नज़र रखते हैं तो पिछले कुछ महीनों से ये साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। पहले उनके कई मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दिया था और अब उनका खुद इस्तीफा देना, ये एक मेजर सिग्नल है कि पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही जगह प्रेशर था। ये डिसीजन सिर्फ ट्रूडो के लिए ही नहीं, बल्कि कनाडा के लिए भी एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट है। पार्टी में अंदरूनी घमासान और एक्सटर्नल प्रेशर्स ने ट्रूडो को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। जब इंटरनल प्रेशर बढ़ने लगे तब ट्रूडो ने सोचा कि यह शायद सही समय है जब लीडरशिप में बदलाव हो। ट्रूडो की रेजिग्नेशन से पहले कई मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स ने इस्तीफा दिया था, जो इस बात का क्लियर इंडिकेशन थे कि पार्टी में गहरे मतभेद हैं। इन रेजिग्नेशंस को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रूडो को काफ़ी समय से अपनी पोजीशन पर सवाल उठाने और इंटरनल पार्टी रिफॉर्म्स की आवश्यकता महसूस हो रही थी। अब सवाल यह उठता है कि इस इस्तीफे का क्या असर होगा? सबसे पहले, इसका इम्पैक्ट कनाडा के सिटीजन्स पर पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जो ट्रूडो की लीडरशिप के तहत काम कर रहे थे। यह इस्तीफा कनेडियन पॉलिटिक्स में नया बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि चुनावों से पहले यह एक सरप्राइजिंग मूव था। इसके अलावा यह इमिग्रेंट्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। अगर नए लीडरशिप के तहत कुछ चेंजेस होते हैं तो इमिग्रेशन पॉलिसीज, इकोनॉमी और जॉब क्रिएशन के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। इस बदलाव का इम्पैक्ट कनाडा के ग्लोबल रिलेशनशिप्स और पॉलिसीज पर भी हो सकता है, खासकर उन देशों के साथ जो कनाडा के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज रखते हैं। ट्रूडो का रेजिग्नेशन एक बड़ी पॉलिटिकल शिफ्ट को सिग्निफाई करता है, जो आने वाले दिनों में कनाडा की पॉलिटिकल लैंडस्केप को प्रभावित करेगा। ये समय बताएगा कि क्या नया नेतृत्व कनाडा की इकोनॉमी, इमिग्रेशन सिस्टम और सोशल पॉलिसीज को किस दिशा में ले जाएगा। तो अब हमें ये देखना होगा कि यह बदलाव कनाडा के लिए किस दिशा में जाता है और इसका असर सिटीजन्स और इमिग्रेंट्स पर कैसे पड़ेगा। रीजंस बिहाइंड द रेजिग्नेशन। कनाडा की इकोनॉमिक कंडीशन पिछले कुछ समय से खराब होती जा रही है। इन्फ्लेशन 40 सालों के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुकी है और प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं, जबकि सैलरीज में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। हाउसिंग प्राइसेस तो इतने बढ़ गए हैं कि अब एवरेज कनेडियन के लिए घर खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। मेजर सिटीज लाइक टोरंटो और वैंकूवर में पिछले 5 सालों में घरों की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। इस रैपिड इंक्रीज इन हाउसिंग प्राइसेस ने मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के लिए स्थिति बहुत कठिन बना दी है। लोग अपनी बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और गवर्नमेंट के स्टेप्स उस स्ट्रगल को कम करने में नाकाम रहे हैं। इकोनॉमी की हालत से फ्रस्ट्रेटेड लोग लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि सरकार आखिर क्या कर रही है। ऐसे एनवायरनमेंट में जब इन्फ्लेशन एंड हाउसिंग क्राइसिस जैसी इश्यूज पब्लिक के बीच इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है तो गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रॉन्ग एंड डिसाइसिव एक्शंस लेने की जरूरत थी। लेकिन सरकार का रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो और इनफेक्टिव दिखा, जो जनता के बीच डिसैटिस्फैक्शन का कारण बना। जस्टिन ट्रूडो, जो पिछले कई सालों से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पर यह प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उनके लिए ये डिफिकल्ट हो गया था कि वे पब्लिक के सामने अपनी गवर्नमेंट की एक्शंस को जस्टिफाई कर सकें। This led to increasing internal pressure, especially from their own party members and ministers, who were also dissatisfied with the way things were being handled. ट्रूडो के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि उनकी लीडरशिप अब उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही थी, जो उनके द्वारा प्रॉमिस्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ से रिलेटेड थी। इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने यह भी साबित कर दिया कि कनेडियन सिटीजन्स और इमिग्रेंट्स के लिए जिंदगी कठिन होती जा रही है, और यह फ्रस्ट्रेशन ट्रूडो के खिलाफ और बढ़ने लगा। People felt that the government was out of touch with their daily struggles, and in such a critical situation, Trudeau's inability to address these issues effectively became one of the significant reasons behind his decision to resign. Internal party pressure. लिबरल पार्टी के भीतर भी बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स और शिफ्टिंग हुई है। कुछ टाइम पहले हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने इस्तीफा दिया था और उन्होंने क्लियरली कहा कि वह अपनी पार्टी की डायरेक्शन से सैटिस्फाइड नहीं है। इस तरह के इस्तीफों ने पार्टी के अंदर एग्जिस्टिंग डिसैटिस्फैक्शन को और बढ़ा दिया। ये पार्टी के लिए एक मेजर ब्लो था, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण मिनिस्टर्स का रिजाइन करना पार्टी की स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करता है। यह इंटरनल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया और इसके बाद डेप्यूटी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जो जस्टिन ट्रूडो की बहुत करीबी सहयोगी थीं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। फ्रीलैंड का रिजाइन करना विशेष रूप से नोटवर्दी था, क्योंकि वह ट्रूडो के एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रोमिनेंट फिगर थी और उनके साथ करीब 10 साल से काम कर रही थीं।
यह इस्तीफे पार्टी के भीतर बढ़ते हुए इंटरनल इश्यूज और चैलेंजेस को उजागर करते हैं, जो दिखाते हैं कि पार्टी में लीडरशिप को लेकर गंभीर मतभेद और असंतोष था। पार्टी में इतनी बड़ी शफलिंग और अंदरूनी दबाव का कारण ये था कि ट्रूडो के लीडरशिप स्टाइल और उनकी नीतियों से कई पार्टी मेंबर्स और मिनिस्टर्स डिसैटिस्फाइड थे। इंटरनल प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि जस्टिन ट्रूडो को अपने इस्तीफे का निर्णय लेना पड़ा। यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और लीडरशिप इश्यूज ट्रूडो के लिए बेहद चैलेंजिंग हो गए थे और इसके बाद उन्हें यह फैसला करना पड़ा कि वह पार्टी और देश की राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा ये इस्तीफे एक क्लियर इंडिकेशन थे कि ट्रूडो के भीतर और बाहर दोनों ही जगह पॉलिटिकल सपोर्ट में कमी आ रही थी। पार्टी के अंदर एक ग्रोइंग सेंस ऑफ डिसैटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन था और यह भी दिखाता है कि ट्रूडो की लीडरशिप अब पार्टी के भीतर यूनिफाइड नहीं रह पाई थी। जब ऐसे बड़े रेजिग्नेशंस होते हैं तो ये पार्टी की पब्लिक इमेज को भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है और उसे लेकर नेगेटिव परसेप्शन पैदा करता है। ट्रूडो के इस्तीफे के पीछे यह इंटरनल टर्मोइल भी एक महत्वपूर्ण कारण था और ये दर्शाता है कि पार्टी में एक नया नेतृत्व लाने की जरूरत थी ताकि अगले चुनावों के लिए पार्टी को मजबूत स्थिति में रखा जा सके। एक्सटर्नल प्रेशर, ग्लोबल रिलेशंस, एक और वजह थी जो जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे में योगदान देती है, वह था वैश्विक दबाव। खासकर यूएस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर डाले गए दबाव के कारण ट्रंप ने बार बार कनाडा के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए थे उससे कनाडा को कई इंटरनेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रंप ने मजाक में कहा था कि वह कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे, जो एक गंभीर पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। हालांकि यह मजाक के रूप में कहा गया था, लेकिन इसका मतलब यह था कि कनाडा की सॉवरेंटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को लेकर ट्रंप का व्यू उतना सपोर्टिव नहीं था। इससे कनाडा को ग्लोबल रिलेशंस में अपनी पोजीशन को फिर से मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई। इसके अलावा यूएस और कनाडा के बीच इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग का मामला भी बढ़ चुका था। ट्रंप के एजेंडे में यह था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को कम किया जाए और इस वजह से कनाडा पर प्रेशर था कि वह अपने बॉर्डर पॉलिसीज को टाइटन करे, खासकर इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए। यूएस की तरफ से ये लगातार प्रेशर आ रहा था कि कनाडा को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रिक्टर बनाना चाहिए और इलीगल क्रॉसिंग को रोकना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर कनाडा अपने बॉर्डर पॉलिसीज को नहीं बदलता तो यूएस को एडिशनल टैरिफ्स लगाने का ऑप्शन होगा, जो कि कनाडा के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक थ्रेट हो सकता था। इस एक्सटर्नल प्रेशर ने कनाडा की पॉलिटिकल लीडरशिप को और भी चैलेंजिंग बना दिया। ट्रूडो को ग्लोबल रिलेशंस के इस तनाव को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था और इससे इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ी। यूएस के साथ रिलेशंस में जब ये तरह के फ्रिक्शन होते हैं तो यह न केवल इकोनॉमिक बल्कि डिप्लोमेटिक टेंशन्स को भी जन्म देता है। इसके अलावा ट्रूडो की लीडरशिप को ग्लोबल स्टेज पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेबिलिटी बनाए रखना उनके लिए और भी कठिन हो गया था। ये ग्लोबल प्रेशर ही एक और कारण था जिसने ट्रूडो को अपने इस्तीफे का फैसला लेने के लिए मजबूर किया। What impact will it have on Canadians and immigrants? अब सवाल यह उठता है कि जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा और उनकी जगह नया प्राइम मिनिस्टर बनने से कनाडा के लोगों और इमिग्रेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये बदलाव कनाडा के लिए अच्छे होंगे? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। कनाडा के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नया प्राइम मिनिस्टर कम से कम इकोनॉमिक स्ट्रगल को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा और हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को लेकर एक्शनेबल पॉलिसीज बनाई जाएंगी। हालांकि ग्राउंड रियलिटी को देखकर यह कहना मुश्किल है कि इस बदलाव से कुछ बड़ा होगा। कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज और सैलरी ग्रोथ की उम्मीद तो है, लेकिन क्या ये सबके लिए काम करेगा? क्या लोगों को हायर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशंस और अफोर्डेबल लिविंग कंडीशंस मिलेंगे? ये केवल टाइम ही बताएगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी एक लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया हो सकती है। हालांकि ये बदलाव कैनेडियंस के लिए उम्मीद लेकर आ सकता है अगर न्यू लीडरशिप इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस करके सॉल्यूशंस पेश करती है। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की समस्या कनाडा में बहुत बड़ी है। घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आम लोग, खासकर मिडिल क्लास, परेशान है क्योंकि वे अपने लिए एक घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बड़े शहरों में जैसे टोरंटो और वैंकूवर में हाउसिंग प्राइसेस एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स तक पहुंच चुके हैं। ये पूरी तरह से लोगों की बेसिक लिविंग कंडीशंस को प्रभावित कर रहा है। लोग घर के लिए अपनी पूरी सेविंग्स खर्च कर रहे हैं और इसके कारण उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिटेरियरेट हो रही है। नए प्राइम मिनिस्टर से यह उम्मीद की जा रही है कि वह हाउसिंग सप्लाई और डिमांड के बीच के फर्क को दूर करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाएंगे। वह ऐसे स्ट्रैटेजीज लागू कर सकते हैं जो हाउसिंग मार्केट को स्टेबलाइज करें और लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस को आसान बनाएं। चाहे वह जोनिंग लॉज को बदलने की बात हो या नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने की, ये देखना होगा कि क्या नया लीडरशिप इस इशू को हैंडल करने में सफल हो पाएगा। इमिग्रेशन पॉलिसी शिफ्ट। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में भी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। लिबरल गवर्नमेंट के तहत कुछ पॉलिसीज में बदलाव किए गए थे, जैसे कि LMI फ्रॉड को बंद करना, फ्लैग पोलिंग को बंद करना और स्टडी वीजा प्रोसेस को और स्ट्रिंजेंट बनाना। अब सवाल यह है कि क्या नया लीडर इस दिशा में कुछ और बदलाव करेगा?
क्या कनाडा को अपने वर्कफोर्स को बेहतर बनाने के लिए और स्किल्ड इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी होंगी? कनाडा को हेल्थ केयर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्लम्बर्स और इट प्रोफेशनल्स की जरूरत है, और यदि इनमें से कोई व्यक्ति सही स्किल्स के साथ आता है तो कनाडा उसे अपनी ग्राउंड पर वेलकम करेगा। यह इमिग्रेंट्स जो कनाडा की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नए प्राइम मिनिस्टर के तहत इमिग्रेशन पॉलिसीज में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि हाईली स्किल्ड वर्कर्स को स्ट्रीमलाइन करके इमिग्रेशन प्रोसेस को फास्टर बनाना या फिर टेम्पररी वर्कर्स को परमानेंट रेजिडेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शंस उपलब्ध कराना। ये सब कनेडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि देश को ऐसी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है जो एग्जिस्टिंग गैप्स को भर सके। इसलिए इस बदलाव का इमिग्रेंट्स पर भी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर कनाडा का लीडरशिप वर्कफोर्स नीड्स के हिसाब से इमिग्रेशन पॉलिसीज को एडजस्ट करता है तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। नए लीडरशिप के तहत इन बदलावों का इम्प्लीमेंटेशन इमिग्रेंट्स के लिए एक पॉजिटिव स्टेप साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें कनाडा में सेटल होने और करियर अपॉर्चुनिटीज हासिल करने का एक क्लियर पाथ मिल सकता है। कंक्लूजन, तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो कनेडियंस और इमिग्रेंट्स दोनों को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी या इमिग्रेशन पॉलिसीज में बदलाव हों। नए प्राइम मिनिस्टर के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा कि वह कंट्री की एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को एड्रेस करें। समय बताएगा कि ये बदलाव कनेडियंस और इमिग्रेंट्स के लिए किस दिशा में जाते हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस नए बदलाव से आने वाले समय में कुछ अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे।